हेलो बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर में लेक्चर नंबर 6 की। ठीक है, तो यहाँ देखिए बच्चों, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। तो जो आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स पढ़ते हैं उसमें जो दोनों प्लेट्स होती है, आप जानते हैं कि एक पर प्लस चार्ज आता है, एक पर माइनस चार्ज आता है। तो इस प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन आएगा तो एक प्लेट पर कितना फोर्स लग रहा है, आपसे कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डिस्कस करने के लिए दो कंडीशंस हम लोग लेते हैं, केस 1 एंड केस 2। केस 1 में क्या होगा, यहाँ देखिए ये जो हमने एक सर्किट बनाया हुआ है, कैपेसिटर है और इससे एक सेल कनेक्टेड किया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है। तो एक केस में अगर स्विच आपका यहाँ पे क्लोज रहेगा, मतलब कि ये जो सेल है वो कनेक्टेड रहेगा इसमें, है ना। सेल जो है वो ऑलवेज कनेक्टेड है। चार्ज हो जाने के बाद भी ये पूरी तरह से इसमें अगर कनेक्टेड है तो फिर क्या कंडीशन बनेगा, फिर कितना फोर्स लगेगा, तो उसको हम लोग किस फॉर्म में लिखेंगे, तो वो हम लोग इसी ईएमएफ के फॉर्म में क्या लिखेंगे फोर्स की वैल्यू। तो उसके लिए हो गया केस 1। ठीक है, दूसरा केस होगा कि जब ये स्विच हम लोग ओपन कर देंगे, मतलब कि इसको चार्ज करने के बाद सेल को हटा दिया जाएगा, तब फिर क्या होगा, इसमें जो आएगा या तो चार्ज कैपिटल क्यू के टर्म में लिखेंगे या फिर चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो उस टर्म में फिर हम लोग फोर्स को लिखेंगे। तो दोनों केस को हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो केस 1, when the cell is connected across the plates of the capacitor and remains connected throughout। तो जब आपने सेल को अक्रॉस द कैपेसिटर कनेक्ट किया है और ये हमेशा के लिए आपका कनेक्टेड ही है, तो उस वक्त दोनों प्लेट के बीच में क्या फोर्स काम कर रहा है, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो इन दिस केस द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर रिमेन्स मेंटेन्ड। सीधी सी बात है, जब आप सेल लगाओगे तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं करेगा। एंड सो इन दिस सिचुएशन द वैल्यू ऑफ फोर्स इज गिवन बाय। ठीक, तो देखिए हमने पढ़ा था पिछले वीडियो लेक्चर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एनर्जी डेंसिटी के बारे में, du बाई dv हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर पढ़ा था और जाना था कि ये क्या है, दिस इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और हम जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फोर्स निकल आएगा। हम जानते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। तो इस प्लेट के ऊपर भी प्रेशर जनरेट होगा, इसके ऊपर भी प्रेशर जनरेट होगा, और जहाँ प्रेशर है और एरिया की बात हो रही है तो फिर फोर्स तो ऑब्वियस है ना। तो फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, और तो वही प्रेशर को आपको यहाँ रख देना है और एरिया को रख देना है और फिर इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ पर जो आप कैपिटल ई की वैल्यू देंगे वो क्या देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो चुका है तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितने का आएगा, इसी ईएमएफ का ई का आ जाएगा, तो ई अपॉन डी हो जाएगा। ठीक है, सो फोर्स इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, और ई की जगह आप रखिए कैपिटल ई बाई डी, है ना, उसका होल स्क्वायर इंटू ए। तो ये हो गया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए अपॉन डी स्क्वायर। तो यही आपकी फोर्स की वैल्यू है जो आपको कभी कभी कई सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है। केस 2 की बात करते हैं। केस 2 क्या था, व्हेन द सेल रिमेन्स कनेक्टेड फॉर ए सर्टेन टाइम, कुछ देर के लिए आपका जो ये सेल होगा वो कनेक्शन में रहेगा, एंड देन डिस्कनेक्टेड, और उसके बाद आपको ये कनेक्शन जो हटा देना है, मतलब इस स्विच को ओपन कर देना है। ठीक है, स्विच जो है भाई हमारा ये क्या हो गया, ओपन हो गया स्विच। ठीक है, ओपन हो गया मतलब कि सेल जो है आपका वो कनेक्शन से हट गया। तो क्या हुआ, इस पर चार्ज तो कुछ आ ही गया होगा। तो मान लो कि Q चार्ज है और जिसकी वजह से यहाँ पर जो हो गया, क्या हो गया, सिग्मा हो गया चार्ज डेंसिटी, जो क्या लिख सकते हैं, Q बाय ए लिख सकते हैं। वही इधर भी होगा, बस नेगेटिव साइन के साथ होगा, लेकिन इसका भी सिग्मा क्या है, तो Q बाई ए होगा, है ना। चलिए मैग्नीट्यूड पे लिखे हुए हैं। तो इन दिस केस द चार्ज ऑन द प्लेट और द चार्ज डेंसिटी, मतलब Q या सिग्मा की बात करें, दैट रिमेन्स कांस्टेंट, सो द फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड एज। तो जब आपने ये कनेक्शन ही तोड़ दिया, सेल को हटा दिया, तो जो भी चार्ज इस पर था वो चार्ज मेंटेन रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो in this case the charge on the plate or the charge density remains constant, so the force can be calculated as। तो यहाँ पर आप दो मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो वही प्रेशर वाला मेथड, तो du by dv हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो आप लिखेंगे फोर्स
इक्वल टू यही प्रेशर इंटू एरिया, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इंटू ए आप लिखिए। लेकिन ई की वैल्यू क्या देंगे, तो ई की वैल्यू जो यहाँ पर होती है वो दोनों प्लेट की वजह से, क्योंकि जब आप प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वो दोनों प्लेट की वजह से आएगा, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी आपको एक प्लेट की वजह से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दूसरे प्लेट की वजह से भी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों मिला के क्या हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल ई, है ना। ये दोनों प्लेट की वजह से अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हो जाती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो वही हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे और फिर इसको सॉल्व कर लिया, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो क्या आंसर हो गया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी देखिए कर सकते हैं। कई बार हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होता है Q इंटू ई, है ना, तो देखिए इससे भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना होगा कि ये जो कैपिटल ई है दैट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अदर प्लेट। अगर आप मान लीजिए कि ये नीचे वाले प्लेट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा इस प्लेट पर वो इस दूसरे वाले प्लेट की वजह से सिर्फ काउंट करेंगे, तो वो वाला इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आपको रखना है। तो जब आप दूसरे वाले प्लेट मतलब एक सिंगल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काउंट करेंगे तो कितना आएगा उसका वैल्यू, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बस यही थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर Q इंटू ई में जो E की वैल्यू आएगी वो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। और फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे, तो आप यहाँ पे क्या करो Q डिवाइडेड बाय A कर दो और फिर लास्ट में मल्टीप्लाई बाय A कर दो। इससे फायदा क्या होगा कि Q बाय A आपका सिग्मा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपको सिग्मा स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, तो था ही, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये एक लाइन यहाँ लिख देना है कि हियर कैपिटल ई विल बी बिकॉज ऑफ वन प्लेट ओनली, और सिर्फ एक प्लेट के लिए जो ई वैल्यू आएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। तो चाहे मेथड 1 से करिए चाहे मेथड 2 से करिए, मेथड 1 में जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो दोनों प्लेट की वजह से था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इसलिए आपको वहां पर नेट आपको लिखा गया था दोनों प्लेट की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। सेकेंड वाले मेथड में क्या हुआ कि सिर्फ एक प्लेट की वजह से दूसरे प्लेट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना था, इसलिए क्या लिखा गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। और जवाब इसमें क्या आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। और फर्स्ट केस में जब आपका सेल कनेक्शन में बना हुआ था तो जवाब आएगा हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए बाई डी स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। कभी कभी ये भी पूछता है आपको, कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन इन सेपरेटिंग द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। तो आप जानते हो कि कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में फोर्स काम कर रहा है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। अगर हम चाहते हैं कि प्लेट्स का सेपरेशन जो है वो चेंज किया जाए, पहले वो मान लेके चलिए x1 था, हम चाहते हैं कि फोर्स लगा करके इसको x2 तक ले जाया जाए, तो हमको काम करना पड़ेगा। तो उस वर्क डन को निकालने के लिए कहता है, तो बड़ा ही सिंपल है, क्योंकि देखिए जो फोर्स हम लोगों ने अभी भी प्राप्त किया है वो क्या था, कांस्टेंट नेचर का था, यही था। अगर बैटरी कनेक्टेड है थ्रू आउट तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए अपॉन डी था, और अगर आपने कनेक्शन से हटा दिया है चार्ज करने के बाद तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए था। जो आप दोनों ही कंडीशन में देखिए वैल्यूज आर कांस्टेंट। तो जब फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर आपको वर्क डन निकालने के लिए कोई परेशानी नहीं है, सीधा सीधा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर सकते हो, उससे आपको आंसर आ जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा एज वी नो दैट the force acting on the plates remains constant, hence the work done can be found by multiplying the force with displacement directly। आपने प्लेट को कितना डिस्प्लेस किया है उसको आप सीधा सीधा लिख दीजिए, उसी से आपको ये आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको W1 जैसे चाहिए तो F1 इंटू एक्स, और F1 का मतलब हो गया when cell is connected always, ये केस 1 हो गया, उसके लिए हमने F1 यूज किया। उस केस में जो आता था फोर्स हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए बाय डी स्क्वायर आता था, और कितना डिस्प्लेसमेंट आप लेके चले गए वो आप यहाँ पर x लिख सकते हैं, या फिर जो फिगर से अगर आप देख सकते हैं तो x2 माइनस x1 लिख सकते हैं। क्लियर है? W2 को देखिए तो वो भी F2 इंटू एक्स, F2 मतलब कि दूसरे केस का फोर्स जो सिग्मा के टर्म में दिया जाता था, क्योंकि जब सेल रिमूव कर दिया जाता था आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, तो आप सिग्मा के टर्म में फोर्स लिखते थे सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए।
तो उसमें फिर कितना डिस्प्लेसमेंट आपने दिया है वो x लिखिए, या फिर इस फिगर के हिसाब से x2 माइनस x1 लिखिए तो x आ जाएगा। तो जैसा भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा उस हिसाब से आप वर्क डन निकाल सकते हैं। हाउएवर यहाँ पर हम लोग चाहे तो एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम, चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल। वर्क एनर्जी थ्योरम का यही आपका बेसिक स्टेटमेंट हो गया कि एनर्जी फाइनल माइनस एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, प्लस डब्ल्यू फ्रिक्शनल भी होता है, तो यहाँ तो कोई फ्रिक्शन है नहीं तो हम लोग उसकी बात ही नहीं करते, सिर्फ डब्ल्यू एक्सटर्नल। तो उससे भी बना सकते हैं। मतलब क्या हो गया कि फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी को लिखना होगा और वही जो होगा आपका वर्क डन के बराबर होगा। तो हाफ हो गया सी, जैसे कि आप अगर फाइनल एनर्जी लिखते हैं तो हाफ सी वी स्क्वायर लिखते हैं कैपेसिटर के अंदर, तो हाफ हो गया फाइनल में C2 हो गया, और सेल कनेक्टेड है इसलिए ई स्क्वायर सेल का ईएमएफ वही हो गया यहाँ पर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो हो गया हाफ FC2 ई स्क्वायर फिर माइनस हाफ C1 ई स्क्वायर, ये पहले की एनर्जी हो गई, ये बाद की एनर्जी हो गई, इससे आप डब्ल्यू से निकाल सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ लिख दिया व्हेन सेल रिमेन्स कनेक्टेड थ्रू आउट, जब कनेक्शन में रहेगा सेल तो आपको ई के टर्म में ही आंसर करना होगा। और C1 जहाँ ऑफ कोर्स एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x1 एंड C2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x2 होगा, क्योंकि शुरू में जो डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स थी वो x1 थी, बाद में क्या हो गई वो x2 हो गई। तो उस हिसाब से C1 आपको एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x1 लिखना पड़ता है, C2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन x2 लिखना पड़ता है। वही चीज आपने यहाँ पे किया। या अगर सेल आपने हटा दिया है चार्ज करने के बाद, व्हेन सेल इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग आल्सो, तब फिर आपका यहाँ पर आफ्टर चार्जिंग, तो आप यहाँ पर जो आंसर करेंगे वो आपका Q के टर्म में आ जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी उस वक्त होगी, क्योंकि चार्ज जो उसके ऊपर होगा वो चार्ज कांस्टेंट होगा, तो एनर्जी चार्ज के टर्म में लिखना होगा, Q स्क्वायर बाई 2C लिखते हैं, तो फिर यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर बाई 2C2 और Q स्क्वायर बाई 2C1, क्योंकि चार्ज जो है आपका जो यहाँ रहेगा वही ऊपर करने पर भी चार्ज को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज उतना ही रहेगा, है ना। तो इसलिए उस चार्ज के टर्म में लिखेंगे Q स्क्वायर बाई 2C2 माइनस Q स्क्वायर बाई 2C1, जहाँ C1 C2 अगेन आपको एप्सिलॉन A अपॉन x1 एंड एप्सिलॉन A अपॉन x2 लिखना पड़ेगा। यहाँ फिगर में यही समझाने की कोशिश की गई है कि आपको दोनों प्लेट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था, जैसे हम ऊपर वाले प्लेट के FBD के लिए बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर F नीचे की ओर काम कर रहा था, तो इतना ही फोर्स लगभग में आपको ऊपर लगाना पड़ेगा जिससे कि आप इसको ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो F एक्सटर्नल की वैल्यू F के बराबर में ही होगी, लगभग बराबर होगी, थोड़ा सा एकदम इनफाइनेटेसिमली स्मॉल, है ना, बिल्कुल थोड़ा सा F से ज्यादा आप लेकर के चलते हैं, नेग्लिजिबली ज्यादा, लेकिन वो कहेंगे ऑलमोस्ट इक्वल। तो इक्वलिटी के हिसाब से ही आप उनकी वैल्यूज लिखते हैं, और कितना जब सेल कनेक्शन में है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर ए बाई डी, और जब कनेक्शन में नहीं है तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू ए, ठीक है, जहां आपको सिग्मा जो हो जाएगा वो आप कह सकते हैं Q अपॉन ए। तो ये आपको उपयोग करना है कब, जब सेल कनेक्शन में नहीं है, मतलब केस 2 में व्हेन सेल इज रिमूव्ड आफ्टर चार्जिंग द कैपेसिटर, ठीक है। तो बिल्कुल आसान सा चीज है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो जस्ट आप इसको एज ए थ्योरी की तरह आप इसको ध्यान में रखेंगे। अगर आपको डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो इससे बना लेंगे, या फिर अगर डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया है, डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स दिया हुआ है कि शुरू में इतना था बाद में उतना हो गया, तो और सेल कनेक्शन में है तो इससे बना लेंगे, और सेल अगर कनेक्शन से हटा दिया गया था फिर इसको डिस्प्लेस किया गया था तो उस केस में इस वाले फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब सीखते हैं हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द डाइलेक्ट्रिक केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखेंगे तो फिर उसमें कितना इंड्यूस्ड चार्ज डेवलप होगा, उसका फार्मूला देखेंगे कि वो क्या आता है। तो फार्मूला आप समझ जाइए क्या आता है। ये स्मॉल क्यू इज द इंड्यूस्ड चार्ज इज इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के, जहाँ कैपिटल क्यू क्या है, तो कैपिटल क्यू इज चार्ज प्रेजेंट ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, एंड के क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो देखिए जैसे कि हमने कोई कैपेसिटर चार्ज कैपेसिटर लिया, आप जानते हैं कि कैपेसिटर के प्लेट्स में एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस होता है, बीच में आप कोई डाइलेक्ट्रिक लगा दिए इस तरह से, तो डाइलेक्ट्रिक के अंदर क्या होगा कि इस प्लस की वजह से कुछ माइनस इंड्यूस हो जाएगा, और इस माइनस की वजह से कुछ प्लस इधर इंड्यूस हो जाएगा। खैर अगर ये माइनस यहाँ नहीं भी रहता तो भी अगर इधर माइनस आया है तो इस तरफ प्लस आ ही जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक अपने आप में न्यूट्रल सब्सटेंस है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम कैसे पता करें कि ये स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल क्यू। अब इस कैपिटल क्यू की वजह से आपका जो यहाँ पे कैपेसिटर के अंदर में जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसको हम ई नॉट कह रहे हैं, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम एक तरह से इसको कह सकते हैं कि आपने ई नॉट वाले एक्सटर्नल फील्ड में इस डाइलेक्ट्रिक को रख दिया है। और इसकी वजह से क्या होगा, देखिए अब इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, तो इस प्लस से माइनस के बीच में भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। ये वाला कैपिटल ई जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर में आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हो गई। तो डायरेक्टली के अंदर में अगर हमसे कोई पूछे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी मौजूद है, तो जवाब आएगा सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि डायलेक्ट्रिक वैल्यू अगर के होती है तो फिर जो अंदर में जो एग्जिस्ट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको हम लोग कहेंगे सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अगर के कोई मान के चलिए कि के क्या हो, कोई मेटालिक सब्सटेंस हो, तो के टेंस टू इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, आपको अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। क्योंकि क्या होगा कि फिर ये जो अंदर वाला जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस से माइनस की ओर आएगा, कैपिटल क्यू और ये स्मॉल क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, तो ई नॉट और ई की वैल्यू भी जो यहाँ पे, इसको एक्चुअली ई डैश कर दीजिए, ठीक है, इसको ई डैश कर दीजिए। ई डैश इज द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, और कैपिटल ई जो आपका बनेगा मतलब ओवरऑल ई नेट, वो आपका बनेगा ई नॉट माइनस ई डैश। तो थोड़ा सा इसको क्लियर करेंगे हम लोग, और इसी की वैल्यू जो होगी वो होगी आपकी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो फिर से समझिएगा, आपने पॉजिटिव प्लेट लगाया, आपने निगेटिव प्लेट लगाया, इनके बीच में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की वजह से ई नॉट जो है वो आ गया, ठीक है। अभी क्या होगा कि यहाँ पे कुछ चार्जेस इंड्यूस होंगे, तो यहाँ पर ये माइनस आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, इन प्लस और माइनस के बीच में भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा, उसको हम ई डैश बोल रहे हैं। अब वो ई डैश जो है वो इस प्लस और इस माइनस की वजह से, अगर ये मेटालिक कंडक्टर होता तो ये माइनस जितना भी ये बाहर का चार्ज है उतना ही अंदर का चार्ज होता अपोजिटली, और इधर भी वही होता, तो फिर जितना स्ट्रॉन्ग बाहर से फील्ड है उतना स्ट्रॉन्ग अंदर से बन जाता, ओवरऑल नेट जीरो हो जाता फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अभी क्या है, ये कोई डाइलेक्ट्रिक है, के की वैल्यू समथिंग है, इनफाइनाइट नहीं है, तो फिर क्या होगा कि ये जो आपका ई डैश होगा ये उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, ये ई डैश इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। तो फिर क्या होगा कि ओवरऑल ई नेट, इस यहाँ पे कुछ ना कुछ बचेगा, उसी ई नेट को हम लोग ई लिख रहे हैं, तो वो क्या हो गया, ई नॉट माइनस ई डैश, जिसकी वैल्यू आप नॉर्मली लिखते हैं कि वो पहले कितना था, ये ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, उसमें के से डिवाइड कर देना है, तो सिग्मा अपॉन के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट हो जाता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए अब इसको आगे बढ़ के सॉल्व करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने के लिए स्मॉल क्यू को निकालने के लिए करते क्या है, एक गॉसियन सरफेस यूज करते हैं। गॉस थ्योरम चूंकि लगाना है तो एक गॉसियन सरफेस को इस तरह से हम लोग यूज करेंगे, और गॉस थ्योरम क्या करता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो अंदर का जो भी यहाँ पर का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा ई, तो वो हम ई लिख देंगे, और एरिया इंटीग्रेशन, तो जो भी प्लेट का एरिया होगा वो सब एरिया आ जाएगा, उसको ए लिख देंगे, जो बाद में कैंसिल हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद क्यू इनक्लोज्ड जो आएगा इसके अंदर, तो आप देखिए इस सरफेस के अंदर में क्या हो गया, बाहर से कैपिटल क्यू था, अंदर में स्मॉल क्यू है, लेकिन इसका क्या होगा, इंड्यूस चार्ज जो होते हैं अपोजिट नेचर के होते हैं, प्लस वाला माइनस को ही अपनी ओर खींचेगा, तो यहाँ पर कैपिटल क्यू और माइनस स्मॉल क्यू हो जाएगा। तो हम लोग क्या काम करेंगे, मैग्नीट्यूड में काम कर रहे हैं, इसलिए कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और उसके बाद क्या होगा, इस ए को आप इधर लेके आइए, तो क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट माइनस साइन, फिर स्मॉल क्यू ए बाय एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से हो गया। तो इस तरह से लिख दिया, और कैपिटल ई ये जो था इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, उसको लिख दिया यहाँ पे। और फिर ये क्यू बाय ए को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, क्यू बाय ए को सिग्मा लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट है ही। फिर यहाँ भी स्मॉल क्यू बाय ए को सिग्मा डैश कर दिया, मतलब कि डाइलेक्ट्रिक के अंदर का चार्ज डेंसिटी, सिग्मा डैश बाय एप्सिलॉन नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट काट दीजिए। और उसके बाद अब आपका सिग्मा बाय के, सिग्मा माइनस सिग्मा डैश, आपको सिग्मा डैश निकालना है तो इसको इधर ले आए तो सिग्मा, और ये इधर चला गया तो माइनस लगा के सिग्मा बाय के, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा। अब सिग्मा कॉमन कर लीजिए, तो सिग्मा डैश बराबर सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो कभी कभी चार्ज डेंसिटी के हिसाब से पूछता है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। अब दोनों साइड अगर आप कैपिटल ए से इंटू करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर भी, तो इधर वाला चार्ज आ जाएगा आपका इंड्यूस चार्ज, और इधर वाला हो जाएगा जो कि प्लेट के ऊपर में चार्ज था, तो आपका स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस 1 बाई के। तो ये ध्यान में रखिएगा। इसे मैं नोट करके फिर लास्ट में मेंशन कर दिए कि अगर अंदर का जो ये डाइलेक्ट्रिक है वो अगर मेटालिक प्लेट होता तो के टेंस टू इन्फिनिटी, मेटल्स के लिए के टेंस टू इन्फिनिटी होता है,
तो फिर वहां पर आप देख सकते हैं कि 1/∞ होगा तो वो 0 हो जाएगा, तो जो स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाता है, तो बराबर मैग्नीट्यूड में इंड्यूस हो जाता है। लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड में ही सिर्फ रहेगा, नेचर जो इंड्यूस चार्ज का होता है वो हमेशा अपोजिट होता है। तो प्लस वाला माइनस को क्रिएट करता है, माइनस वाला प्लस को इंड्यूस करता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आपको फॉर्मूला कभी कभी इस पर सवाल दे देता है कि के की वैल्यू दे देता है, कैपिटल क्यू दे देता है, बोलता है इंड्यूस चार्ज निकालिए या फिर चार्ज डेंसिटी निकालिए, तो आप इस तरह के फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार फिर से समझा दूं, ई नॉट जो हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू जो कैपेसिटर आपने डाला वो हो गया, ई डैश हो जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो अपोजिट साइड से आएगा, तो ई क्या होगा, ई नॉट माइनस ई डैश, ये इधर से गया तगड़ा वाला ई नॉट और उसमें माइनस कर देना है ई डैश, वही हो जाएगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये सारी चीज आप जानते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का अगर के वैल्यू होता है तो उसके अंदर अगर बाहर में ई नॉट है तो अंदर में कितना होगा, तो ई नॉट बाई के, ऐसे भी कह सकते हैं कि अंदर में कितना हो जाता है ओवरऑल, तो ई नॉट बाई के, और ई नॉट को आप फिर वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट लिखते ही हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो इस तरह से आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो ये स्मॉल क्यू आपका निकल गया, कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस 1/k, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आइए बच्चों, अब पढ़ते हैं हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द कैपेसिटर, वो है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। और आपको अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में ना कभी कभी पूरा चार्जिंग वगैरह एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि यहाँ पर जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो टाइम के साथ किस तरह से वेरी करती है, वो बताइए। तो देखिए सीन चल क्या रहा है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है और इसको हमने एक रेसिस्टेंस के साथ यहाँ पर एक सेल के साथ कनेक्ट कर दिया, रेसिस्टेंस और सेल के साथ इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और अब जैसे ही आप ये की हो गया, की को आप दबाएंगे मतलब कि सर्किट को क्लोज करेंगे, तो क्या होगा, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर के अंदर में हालांकि ये जो करंट चलेगा उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम देते हैं, और जो वायर के अंदर चल रहा है उसको कन्वेंशनल करंट का नाम दे सकते हैं। तो ये जो भी होता है दोनों आपस में बराबर होता है। तो जब तक कैपेसिटर पूरी तरह से फुल्ली चार्ज ना हो जाए तब तक कैपेसिटर के अंदर भी करंट फ्लो होगा। ठीक है, और उस करंट का नाम होगा जो अंदर में फ्लो होगा डिस्प्लेसमेंट करंट, सिंपल सा इतना याद रखिएगा। ठीक है, और जैसे जैसे ये करंट फ्लो होता रहेगा इसके ऊपर चार्ज जो होता है वो उसका अमाउंट बढ़ता रहेगा, चार्ज जमा होता रहेगा और उसका अमाउंट जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो आपको उसी चार्ज का इक्वेशन निकालना होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसी को हम लोग कहते हैं कि जैसे आपने ये क्लोज किया तो कुछ समय तक कैपेसिटर जो है वो चार्जिंग कंडीशन में रहता है, वो चार्ज हो रहा होता है, इसी प्रोसेस को आप चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर कह रहे होते हैं। ठीक है, तो हमको वही स्मॉल क्यू इन टर्म्स ऑफ टाइम जो है वो फाइंड करना है, और साथ में ये सब जो भी है आर वगैरह ये सब साथ में तो आएगा ही। तो ये हम लोग लिखे हैं चार्जिंग। तो देखिए, व्हेन ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C इज कनेक्टेड टू ए बैटरी थ्रू ए रेसिस्टेंस R, द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर विल एक्वायर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, मतलब एक प्लेट पे प्लस एक प्लेट पे माइनस। तो जब आप किसी कैपेसिटर को एक रेसिस्टेंस और बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो फिर क्या होता है कि इसके जो प्लेट्स होते हैं, एक प्लेट प्लस और एक प्लेट पर माइनस आना शुरू हो जाता है, acquire equal and opposite charge and the potential difference across it becomes equal to the EMF of the battery। और after some time क्या होगा कि इसके across जो potential difference होगा, जिसको अभी हमने VC लिखा है, वो कुछ देर के बाद आपको कैपिटल E के बराबर हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो फिर फर्दर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, आपका E और VC आपस में बराबर हो जाएगा, VR आपका 0 हो जाएगा और करंट जो है फ्लो होना बंद हो जाएगा। लेकिन जब तक कि फुल चार्ज नहीं हुआ है तब तक के स्टेट को हम लोग नॉर्मली ट्रांजिएंट स्टेट बोलते हैं। तो तब तक आपका कैपेसिटर जो है वो चार्ज हो रहा है, और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, तो द चार्जिंग प्रोसेस टेक्स सम टाइम, कुछ समय लेगा ये, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस के थ्रू जो है कुछ करंट आपको इस दरमियान चलता है जब तक कि आपका जो कैपेसिटर है वो चार्ज हो रहा है। इफ एट एनी टाइम t, अब इसी में हम लोग मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए लिख देंगे कि एट एनी टाइम t, मान लीजिए I इज द करंट सर्किट में, उस वक्त I करंट है थ्रू द रेसिस्टेंस R। ठीक है, जो कि जो भी चलेगा वो R के थ्रू ही चलेगा, एंड Q इज द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C। तो उस समय जो है आपकी कैपेसिटी C हो गई कैपेसिटर की, और इस पर चार्ज जो जमा हुआ है वो क्या हुआ है, स्मॉल q। तो मैथमेटिकली आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो मैथमेटिकली देख लीजिए, जो भी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है और जो भी रेसिस्टेंस के अक्रॉस है, दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा, सेल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो है
वो आपको बन जाएगा, है ना। और वैसे भी आप किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लिखेंगे तो उससे भी आपको यही इक्वेशंस मिलने वाला है, ठीक है। तो आपको ओवरऑल मिलेगा VC प्लस VR इज इक्वल टू कैपिटल ई, मतलब वही EMF ऑफ दी सेल, ठीक है। ऐसे तो अब VC प्लस, अब देखिए VR जो है, जो भी यहाँ पे VR होगा तो I करंट है वो इसके थ्रू भी I जा रहा है, तो I इंटू R हो जाएगा VR। तो VR को हम लोग IR यहाँ पे लिख सकते हैं और इक्वल टू ई। अब I क्या है बेसिकली, तो dq बाई dt, जो भी चार्जेस यहाँ पे स्टोर हो रहे हैं, जो भी फ्लो हो रहा है वही है, तो I इज इक्वल टू उस वक्त dq बाई dt हो जाएगा। और तो हम लोग I को dq बाई dt लिख देंगे और VC को क्या लिखेंगे, VC मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो उसको Q बाई C लिख सकते हैं, Q बाई C, क्योंकि आप जानते हैं Q इक्वल टू CV, तो यहाँ पर CV में V हो जाएगा VC, तो C इंटू VC इक्वल टू Q बाई C। तो VC आपका ये हो गया प्लस IR हो गया, E हो गया। VC को आप Q बाई C लिखिए, I को dq बाई dt लिखिए और फिर R लिखिए, ऐसे लिखिए। अब यहीं पे थोड़ा सा मैथमेटिकल अरेंजमेंट करना होता है, तो जरा ध्यान से इसको देखिए आप। तो dq बाई dt इंटू R हो गया, बाकी इसको उठा के इधर लाए तो कैपिटल E माइनस Q बाई C हो गया। अब यहाँ पे LCM ले लेना है और CE माइनस Q कर देना है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा करने क्या जा रहे हैं, इस R को यहाँ पर आप शिफ्ट कर दीजिए तो नीचे में क्या हो जाएगा RC, तो वो RC हमने लिख दिया 1/RC, और इस dt को उठा के इधर ले आइए और इस CE माइनस Q के टर्म को इधर ले आइए, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो CE माइनस Q के टर्म को लेफ्ट हैंड साइड लाइएगा तो dq अपॉन CE माइनस Q बन जाएगा, और उधर राइट साइड में इधर dt चला गया आपका, और ये R तो नीचे आ गया, तो 1/RC इंटू dt, जिसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं, ये अरेंज कर देंगे। तो बेसिकली क्या होता है कि हमको इंटीग्रेशन करना होता है, ये स्मॉल dq को q में चेंज करना है तो इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा, और इसके लिए जो भी q के टर्म इन्वॉल्व है उसको एक तरफ लाना पड़ता है, इक्वलिटी के एक साइड में, तो ले आया। और dt जो था वो अपना टाइम के साथ बताना है तो वो दूसरी साइड में अपना चला गया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, विद इन द प्रॉपर लिमिट्स हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो वही लिखा हुआ है इंटीग्रेटिंग विद इन द प्रॉपर लिमिट्स बोथ साइड्स। तो हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे इस तरह से। तो आपका RC जो था, मतलब कि वैल्यू ऑफ द रेसिस्टेंस एंड वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, वो कांस्टेंट था, इसलिए वो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया है। बाकी आपका ये इंटीग्रेशन ऑपरेट हुआ, तो टाइम जब जीरो, मतलब इनिशियल टाइम जैसे आपने की को क्लोज किया उस वक्त तो कोई भी चार्ज जमा नहीं हुआ था, तो इनिशियल चार्ज आपका जीरो हो गया, और एट एनी इंस्टेंट टी आपका जो चार्ज जमा है वो क्या है, Q है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे प्रॉपर लिमिटिंग कर देंगे, ये 0 से T तो ये 0 से Q। और अब हमको इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में थोड़ा सा जाइए, अप्लाइड मैथ्स वाला में, तो उसमें हमने इंटीग्रेशन आपको समझाया हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। तो अगर वहां से समझ रहे हैं तो ठीक है कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा ये सीधा सीधा माइनस ln CE माइनस Q हो जाएगा। अगर आप भूल गए हैं तो मैंने साइड में देखिए यहाँ पे किया हुआ है, बेसिकली आपको dq अपॉन CE माइनस Q इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या होता है कि नीचे वाले को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, z मान लेते हैं, तो z इक्वल टू CE माइनस Q हो गया। अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू Q, जो भी वेरिएबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्मॉल q इज अ वेरिएबल, तो dz बाई dq निकालेंगे, तो dz बाई dq हो जाएगा। अब देखिए C और E था कांस्टेंट, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर C और कैपिटल E दोनों था कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 0, और इधर माइनस q का डिफरेंशिएशन q के रिस्पेक्ट में हो गया यहाँ पे -1, तो यहाँ पर ये -1 बचा, इसका मतलब हुआ dz इक्वल टू माइनस dq, तो जहाँ dq को हटाना होगा वहाँ माइनस dz लिख सकते हैं इसको देखते हुए, तो वही हमने लिख दिया, यहाँ पे माइनस dz लिख दिया, और नीचे वाले को हमने क्या माना था, z माना था, तो यहाँ नीचे में z आ गया। अब ये सीधा सीधा दिख रहा है कि माइनस बाहर आ जाएगा और dz बाय z जो सीधा सा क्या हो जाएगा ln z, जैसे 1 बाय x का इंटीग्रेशन ln x, तो इसी तरह से 1 बाय z का ln z, तो हमने यहाँ पे माइनस ऑफ ln z रख दिया, और z हमने क्या माना था CE माइनस Q, तो CE माइनस Q हमने वापस यहाँ पे रख दिया, तो माइनस ऑफ ln CE माइनस Q ये आपका यहाँ पे आ जाता है, तो वही हमने यहाँ लिखा। अब हम क्या करते हैं कि और लिमिट 0 और अपर लिमिट Q, ये माइनस को हम लोग उधर लेके चले जाएंगे, तो उस तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस T बाई RC हो गया। अब यहाँ पे स्मॉल q एक बार डाला, ठीक है, यहाँ पे लिमिट अप्लाई करिए, तो स्मॉल q डाला, फिर माइनस लगा के स्मॉल q की जगह 0 डाला, तो ये ऐसा हो गया। अब ln a माइनस ln b के फॉर्म में ये जा रहा है, तो क्या होगा ln a बाई b, तो ln CE माइनस Q डिवाइडेड बाई C, इस तरह से आ गया, और इधर यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। तो ln a माइनस ln b क्या होता है ln a बाई b, तो उसी तरह से ये आ गया, तो ये ln C माइनस Q अपॉन C इक्वल टू माइनस T अपॉन RC, तो यहाँ तक अच्छे से समझ लीजिए, फिर हम लोग इसमें आगे का काम अभी थोड़ा सा रह गया उसको करते हैं। आई होप कि इसको आपने लिख लिया। तो देखिए आगे का मैथमेटिक्स,
आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। नीट के लिए उतना डेरिवेशन ये जरूरी नहीं है, लेकिन बोर्ड एग्जाम के पर्पज से आपको बता रहे हैं तो थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। नीट पर्पज से जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको ध्यान में रखना है। चलिए, तो इसके बाद आगे क्या बढ़ेंगे, ln समथिंग इक्वल टू इतना, तो जब ln उस पार जाएगा तो e टू दी पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आपको लिखना है e टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सी ई माइनस क्यू इक्वल टू सी ई एंड देन ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इसके बाद हमें चाहिए था स्मॉल क्यू, इसको इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे। तो स्मॉल क्यू सी को कॉमन कर लीजिए, क्या बच गया 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो मेन तो आपका यही फार्मूला बनेगा। अब इसी में हम लोग अगर सीई को कैपिटल क्यू कह दें, क्योंकि जो मैक्सिमम चार्ज इस कैपेसिटर पर आ सकता है वो तभी आएगा जब इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो इस ईएमएफ के बराबर हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा C इंटू ई। तो C इंटू ई को आप मैक्सिमम चार्ज, पॉसिबल चार्ज जो कैपेसिटर स्टोर कर सकता है इस बैटरी की मदद से, तो उसको हम लोग कैपिटल क्यू मान लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे अगर साइड में लिख दें कि इफ कैपिटल क्यू इक्वल टू सी ई। ठीक है, और क्या दूसरी एक चीज होती है यहाँ पे, ये आरसी। आरसी आप देख सकते हैं बार बार आ रहा है, इसको हम लोग एक टाउ बना देते हैं जिसका नाम हो जाता है टाइम कांस्टेंट। ये ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं एक्सपोनेंशियल के ऊपर में एक्सपोनेंशियल एक नंबर होता है, तो नंबर का पावर कोई नंबर ही हो सकता है। तो यहाँ पर ये ऊपर का जो भी होगा वो डायमेंशन लेस होगा। मतलब साफ है कि जो आरसी का डायमेंशन होगा वो वही डायमेंशन होगा जो टी का होगा। इसका मतलब कि आरसी का भी डायमेंशन टाइम का डायमेंशन आएगा। वैसे आपने डायमेंशन आर का अलग से निकाला है, कैपेसिटी का भी अलग से निकाला है, दोनों को आप एक साथ मल्टीप्लाई करके देखिए, आपको सिर्फ टाइम का डायमेंशन बचेगा। इसलिए इसको हम लोग एक नाम क्या देते हैं, टाइम कांस्टेंट। तो इसको टाउ से हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो लिखने को हम इसको ये भी लिख सकते हैं, Q इक्वल टू कैपिटल Q इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन टाउ। ठीक है, टी अपॉन टाउ। तो इस तरह से हमारा चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में चार्ज का जो चार्ज वहां पे जमा हो रहा है कैपेसिटर के ऊपर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका ये फार्मूला हमें तैयार हो जाता है। ठीक है, अब इस पे फर्दर एनालिसिस होता है ग्राफ के रूप में। आइए जरा उसको समझते हैं। तो यहाँ तक ठीक से नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट बच्चों, तो देखिए वी हैव ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर, अब हमारे पास ये फार्मूला आ गया कि जो भी चार्ज यहाँ कैपेसिटर पर जमा होगा वो टाइम के रिस्पेक्ट में इस फार्मूले को गवर्न करेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो चार्ज इस पर स्टोर होता है वो लीनियरली स्टोर नहीं होगा, वो एक एक्सपोनेंशियली स्टोर होगा। और वो एक्सपोनेंट का जो ग्राफ आएगा उस ग्राफ को हम लोग अब ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जब टाइम जीरो है, व्हेन t इक्वल टू जीरो, तो स्मॉल q इक्वल टू क्या, तो यहाँ पर जीरो पुट करिए तो e टू दी पावर जीरो क्या हो जाएगा 1। ध्यान से सुनिएगा, t जीरो करेंगे तो e टू दी पावर जीरो, e टू दी पावर जीरो इज 1। दिक्कत है तो मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ। पता है ना आपको, कोई भी नंबर है तो उसके ऊपर अगर पावर जीरो करेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगी। तो 1 माइनस 1 दैट इज 0 हो जाएगा। सो स्मॉल q इज 0। तो कोर्स होना ही था। तो जब टाइम जीरो है तो चार्ज जीरो हो गया। और उसके बाद देखिए जब आपका बहुत टाइम बीत जाएगा तो t टेंस टू इन्फिनिटी, तब क्या होगा। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता दूं 1 माइनस ई टू दी पावर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, तो इसकी वैल्यू भी समझ जाइए 0। e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा, 0। क्यों होगा, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को आप ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन ई टू दी पावर प्लस इन्फिनिटी। और e टू दी पावर इन्फिनिटी अगर कभी लिखने की जरूरत पड़ी तो e की वैल्यू जो होती है वो 2.71, मतलब 1 से ज्यादा होती है। 1 से ज्यादा अगर कोई भी नंबर है और उसका पावर अगर आप इन्फिनिटी करोगे तो जवाब आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे 2 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही आएगा, 2.5 का पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी ही आएगा, तो उसी तरह e का पावर इन्फिनिटी भी इन्फिनिटी ही आएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 अपॉन इन्फिनिटी, और 1 अपॉन इन्फिनिटी लिखेंगे तो 0। तो एक बार फिर से दोहरा दूं, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी 0, लेकिन e टू दी पावर इन्फिनिटी की वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। ठीक है, तो e टू दी पावर इन्फिनिटी की इन्फिनिटी, e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी की 0, और e टू दी पावर 0 इज 1। तो ये सब छोटा छोटा मैथमेटिक्स है जो हम लोग याद रखेंगे और जरूरत पड़ने पर अप्लाई करेंगे। तो चलिए
तो यहाँ पर e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो गया, मतलब ये टर्म 0 हो गया, तो कैपिटल Q इंटू 1 बन गया कैपिटल Q। तो इसका मतलब हुआ इसका जो ग्राफ आएगा टाइम के साथ स्मॉल q, वो आपको कहेगा कि जब टाइम 0 था तो 0 था, लेकिन इनफाइनाइट टाइम के बाद आपकी ये वैल्यू कैपिटल Q के बराबर आएगी, लेकिन वो उसको इनफाइनाइट टाइम के बाद टच करेगी तो ये एक्सपोनेंशियली इस तरह से जाएगा। ठीक है, ये इसके क्लोज आता जाएगा लेकिन वो इन्फिनिटी पे जाकर के टच करेगा, तो ये कुछ ऐसे ग्राफ उठेगा। ठीक, अब इसमें एक बहुत ही अच्छा सवाल क्या पूछता है कि जब t इक्वल टू हो जाए टाउ के बराबर, मतलब टाइम कांस्टेंट के बराबर, उस टाइम कांस्टेंट को, चूंकि ये कैपेसिटर का सर्किट है, आरसी सर्किट भी इसको बोलते हैं, तो इसको हम लोग कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक है, आगे जाके पढ़ोगे तो इंडक्टर के साथ भी आपको एक इस तरह का टाइम कांस्टेंट आता है, तो वो इंडक्टिव टाइम कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ कैपेसिटर के साथ आ रहा है तो हम कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। है, तो अब ये आपसे बड़ा अच्छा पूछता है जब t इक्वल टू टाउ हो तब इस q की वैल्यू क्या होगी। तो ऑफ कोर्स ये यहाँ पर कहीं आएगा, q से कम आएगा, तो कितना टाइम कम आएगा इसको आपको कभी कभी पूछा जाता है। तो ध्यान देंगे कैसे निकालना है। तो t को टाउ रखना है इस इक्वेशन में, यहाँ पर पुट कीजिए, पुट व्हेन t इक्वल टू टाउ, तो स्मॉल q कितना हो जाएगा, कैपिटल Q 1 माइनस e टू द पावर माइनस, देखिएगा यहाँ पे टाउ बाई टाउ दैट इज 1, तो e टू द पावर 1 आ गया, मतलब क्या आ गया, q इंटू 1 माइनस 1 अपॉन e आ गया। ठीक है, तो एक तो आपका ये जवाब हो जाएगा कि यहाँ पर जो आपको वैल्यू आएगा चार्ज का वो आ जाएगा q इंटू 1 माइनस 1 बाई e। ठीक है, और फर्दर अगर आपको ये ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो फिर क्या मिल सकता है, तो इसको आप फर्दर सॉल्व करिए, e माइनस 1 अपॉन e, और e की वैल्यू अभी मैंने कहा आपको 2.71। ठीक है, ध्यान रखिएगा e की वैल्यू इज ऑलमोस्ट 2.71, इससे थोड़ा ज्यादा ही हो सकता है, लेकिन लगभग हम लोग 2.7, जैसे पाई की वैल्यू 3.1416 से भी ज्यादा आती है, लेकिन हम लोग 3.14 से काम चलाते हैं, उसी तरह से 2.71 से हम लोग स्मॉल e के लिए काम चलाएंगे। तो 2.71 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2.71, तो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आएगा 1.71 डिवाइडेड बाई 2.71। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपको देखिए कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, तो इसको हम लोग सॉल्व किया तो ये आया 0.632 के लगभग। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 0.632 टाइम्स क्यू। तो कहने को ऐसा भी कर सकते हैं कि 63% लगभग 63% आपका जो है ये एक टाइम कांस्टेंट बीतने के बाद कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज हो जाता है। अगर फुल चार्ज होने के लिए समय मांगेगा तो वो तो रफली इनफाइनाइट टाइम होगा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो भी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी CE होगी उसका वो 63% चार्ज हो जाएगा आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट टाउ, और वो 1 टाउ इज इक्वल टू R इंटू सी। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। तो ये टाउ क्या था एक्चुअली में, ये था आपका RC। ठीक है, R इंटू सी था, तो ये बात आ गई। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज 63% ऑलमोस्ट इज चार्ज्ड, कौन, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर इज चार्ज्ड आफ्टर 1 टाउ, एक टाइम कांस्टेंट बीतने के बाद आपका ये 63% लगभग चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका इस तरह से आपका ये ग्राफ चलेगा जिसमें ये वाली बात पूछी जाती है। तो ये तो हो गया आपका कैपिटल क्यू का ग्राफ। अब ऐसे ही आपको चार्जिंग करंट के बारे में पूछ सकता है कि बताइए भाई चार्जिंग करंट का इक्वेशन क्या है, उसका ग्राफ क्या है ना। तो आइए जरा उसको भी हम लोग फटाफट देख लेते हैं। आई होप कि आपने इसको नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो आपके पास देखिए स्मॉल q मौजूद है और आपसे i के बारे में पूछा जा रहा है। तो अगर q मौजूद हो और i के बारे में पूछा जाए तो नाउ फॉर चार्जिंग करंट i, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, हमें q मालूम है तो करना क्या है, dq बाई dt कर लीजिए। पता है आपको करंट इज dq बाई dt, तो आपका ये डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा स्मॉल q का। तो कैपिटल Q इंटू 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ की जो वैल्यू थी ये रख देंगे। अब अगर आपको डिफ्रेंसिएशन सही से आता है तो आप आराम से कर सकते हैं।
कैपिटल क्यू बाहर आ जाएगा और ये 1 का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 0। फिर आपको इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होगा वो ई का पावर का वही रह जाएगा, ये माइनस आपका रहेगा, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ वही रहेगा, जस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा जो भी इसके कॉफिशियंट्स थे वहां पर ई टू द पावर इतना, तो फिर होगा आपका माइनस टी बाई टाउ के हिसाब से, तो -1/टाउ कॉफिशियंट के साथ आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा है डिफरेंशिएशन को तो आप इसको समझ सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे लिख दूं, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कैपिटल क्यू बाई टाउ, और दिक्कत है तो हम भी साइड से बता देंगे, ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये क्यू हो गया, ये टाउ हो गया। तो टाउ जो है आपका टाउ था क्या, आर इंटू सी, टाउ था आपका आर इंटू सी, और कैपिटल क्यू क्या था, सी इंटू ई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पुट करते हैं, सी इंटू ई, कैपिटल क्यू को पुट किया, टाउ को पुट किया, आर इंटू सी, और जो बचा उसको लिख दिया। तो देखिए ये सी कैंसिल हो गया, ई अपॉन आर आ गया। तो ई अपॉन आर क्या था, तो ये ई अपॉन आर कहेंगे मैक्सिमम करंट, और ये तभी होगा जब शुरुआत की बात होगी। ठीक है, एकदम स्टार्टिंग वाली बात होगी, तो उस समय आपका ईएमएफ जो होगा वो पूरा का पूरा अप्लाई होगा, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं आया था तो कोई भी अपोज नहीं आएगा। तो शुरुआती जो करंट होगा वो मैक्सिमम करंट होगा, और वो आप आई नॉट के रूप में दिखा सकते हैं। तो आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो अब आपके पास आई का फॉर्मूला हो गया। तो नीट के लिए आपको ये फॉर्मूले याद रखने होंगे, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, ये आपका चार्जिंग करंट का इक्वेशन आ जाता है। आई इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, जहाँ टाउ हो गया आरसी और आपका आई नॉट हो गया मैक्सिमम करंट। आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं, वेयर आई नॉट इक्वल टू ई अपॉन आर। चलिए अब बात रही कि डिफ्रेंसिएशन कैसे हुआ, तो एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर साइड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये कैपिटल क्यू जस्ट एक कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, वो तो बाहर आ जाएगा, समझ रहे हैं आप। डी बाई डी टी ऑफ 1 करेंगे तो 1 इज द कांस्टेंट नंबर, उसका आप जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो वो हो जाएगा 0। फिर माइनस लगा के अंदर का जो टर्म बच गया डी बाई डी टी ऑफ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ बच गया, यही ना है। चलिए इसी का डिफ्रेंसिएशन करना है आपको। तो यहाँ पर हमारा हम लोग लगा सकते हैं चेन रूल लगा सकते हैं। चेन रूल में क्या होता है यहाँ पे कि आप देखिए ई का पावर जो होगा ना वो उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा। तो जैसे हमारा ई टू द पावर क्या है, माइनस टी बाई टाउ है। आप चाहे तो चेन रूल के हिसाब से जा सकते हैं, या फिर आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, दोनों मेथड से यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, तो जो पावर है क्या है, पावर ई का पावर क्या है, माइनस टी बाई टाउ है, वो रख देंगे, और फिर यही वाला उठा के यहाँ लेके जाएंगे। तो अप्लाइड मैथ में मैंने चेन रूल को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, एक बार जाइए वहां जाकर डिफरेंशिएशन वाले पार्ट में चेन रूल को समझ लीजिए। तो ये वाला ऐसा हो गया, और उसके बाद फिर क्या हो गया, इसका टाइम के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। अब देखिए एक्सपोनेंशियल में क्या होता है कि ई टू दी पावर एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर एक्स ही रहता है, तो ई टू दी पावर समथिंग का उसी समथिंग के रिस्पेक्ट में ई टू दी पावर समथिंग ही रहेगा, इसलिए ये जैसा है वैसा ही यहाँ पर उतर जाएगा। और रहा ये, तो इसमें क्या देखते हैं हम लोग कि -1/टाउ इज द कांस्टेंट वैल्यू, वो आपका बाहर आ जाएगा। टाउ इज द कांस्टेंट, याद रखिएगा, आर सी, आर एन कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट, सी इज कांस्टेंट, सो आर सी इज कांस्टेंट। अब ये t बच गया, तो t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब इनको एक साथ रखिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/टाउ हो गया, और उसके बाद e टू द पावर माइनस t/टाउ हो गया। ठीक है, तो यही चीज आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, देख सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करके, ये q पहले से था तो q और उतना बाय टाउ इंटू ई टू द पावर माइनस t/टाउ, समझ सकते हैं आप। ठीक है, दिक्कत होगी तो थोड़ा सा जाकर के अप्लाइड मैथ वाले सेक्शन में डिफरेंशिएशन वगैरह को पलट लेंगे तो दिख जाएगा। तो आपका ये वाला जवाब आ गया कि आई जो हमारा आ गया वो ये वाला फॉर्मूला आ गया, आई बराबर आई नॉट ई टू द पावर माइनस t/टाउ। अब हमको इसका भी ग्राफ देखना है, ठीक है, देखिए जरा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आई इक्वल टू हमारे पास हो गया आई नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस t/टाउ, जहां पर आपका आई नॉट क्या था, तो ई अपॉन आर था, टाउ क्या था, आर सी था, है ना, ये सारी वैल्यूज आप देख सकते हैं। और आई हो गया करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम t।
चलिए एट उसके ग्राफ को ड्रॉ करना है तो एट टी इक्वल टू 0 देखा जाए, आई यहाँ पे 0 रखिएगा तो ई टू द पावर 0 हो जाएगा, ई टू द पावर 0 इज 1, तो आई नॉट इंटू 1, तो आई नॉट ही बनेगा, मैंने शुरुआत में ही मैक्सिमम करंट आएगा। कहने का मतलब मैक्सिमम करंट इज पॉसिबल एट टी इक्वल टू 0। तो इनिशियल में ही जो करंट आएगा यहाँ पर सर्किट में वो मैक्सिमम करंट आएगा, शुरुआत में कैपेसिटर कोई भी अपोज नहीं करेगा। एट टी इन्फिनिटी को अगर टेंड्स करें, मतलब बहुत समय के बाद की बात हो, तो ई टू द पावर क्या हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या बताया आपको 0, तो हो जाएगा 0। कहने का मतलब कि स्टेडी स्टेट आ जाने के बाद काफी देर जब चार्जिंग ओवर हो जाएगी, मतलब फुल चार्ज हो जाएगा कैपेसिटर, तब जाके कोई भी करंट इसमें से पास नहीं होगा। तभी हम कहते हैं कि फुल चार्ज जो कैपेसिटर होता है वो डीसी करंट को पास नहीं करने देता है, डायरेक्ट करंट को पास नहीं करने देता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी याद रखिएगा, जब कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाता है तो वो अलाउ नहीं करता है डीसी को अपने थ्रू पास करने का। आप देख सकते हैं कि करंट हो गया है उसके बाद 0, क्योंकि इसका भी पोटेंशियल हो जाता है ईएमएफ के बराबर, तो उधर से भी एक बैटरी की तरह काम करता है, इधर से भी बैटरी लगी हुई है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो कोई भी करंट सर्किट में नहीं चलेगा। तो इसलिए आई आ गया आपका 0। ठीक है, तो हम लोग इसी को लिखते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन। ठीक है, ये समझ सकते हैं आप। चलिए, तो इसके आधार पर ग्राफ आ जाएगा, जाहिर सी बात है एक्सपोनेंशियल ग्राफ है, तो शुरुआत में आई नॉट है तो आई नॉट वैल्यू आएगी कुछ ना कुछ, और बाद में इनफाइनाइट टाइम के बाद जो है आपका ये करंट 0 हो गया, इसका मतलब ये यहाँ से डिक्रीज कर रहा है इस तरह से, इनफाइनाइट टाइम के बाद आपका ये क्लोज आता जाएगा, लेकिन इनफाइनाइट पे जाकर के हिट करेगा, टच करेगा, इस तरह से बात होगी। अब यहाँ भी आपसे पूछता है वही बात कि अगर हम एक टाउ यहाँ पे ले लें तो जरा ये वैल्यू बताइए। कहने का मतलब एक टाउ अगर समय बीत गया तो फिर एक टाइम कांस्टेंट का समय बीत जाए तो फिर इसमें जो करंट की वैल्यू रह जाएगी वो इनिशियल करंट का कितना टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ भी उसी तरह से कैलकुलेशन कर लेना है आपको। एट टी इक्वल टू टाउ, तो आई इक्वल टू, तो यहाँ पे टाउ रखते हैं, तो आई नॉट इंटू ई टू द पावर, यहाँ पे टाउ रखिएगा टी तो -1, तो क्या हो गया आई नॉट बाई ई। ठीक है, तो आप चाहें तो यहाँ पे आई नॉट बाई ई भी लिख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं 1/e टाइम्स आई नॉट, और अगर आप e की वैल्यू 2.71 का इस्तेमाल करेंगे तो फिर जब आप यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा 0.368, जैसे उस बार मिला था 0.632, तो उसी में 0.368 को ऐड करिए, आपको 1 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1 माइनस 0.632 कीजिएगा तो वो अपने आप आ जाता है, तो इसको भी आप डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो इतना टाइम्स आई नॉट, तो ये आपको यहाँ पे लिखना होगा 0.368 टाइम्स आई नॉट। तो ऑलमोस्ट कह सकते हैं, ऑलमोस्ट जैसे उसमें कहा था हमने 63% जो है वो चार्ज हो जाता है एक टाइम कांस्टेंट के बाद, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि आपका जो है 36.8 मतलब 37 आप कह सकते हो, तो ऑलमोस्ट 37% ऑफ मैक्सिमम करंट आई नॉट रिमेन्स इन द सर्किट। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, चार्ज जो स्टोर हो रहा है इस पर, उस चार्ज का अमाउंट बढ़ता जा रहा है, लेकिन करंट जो हो रहा है वो समय के साथ करंट की वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि 63% कम हो गई पहले से, और बची कितनी, तो 37% बची। ठीक है, दैट रिमेन्स इन द सर्किट आफ्टर 1 टाइम कांस्टेंट टाउ, रिमेन्स द सर्किट आफ्टर 1 टाउ। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऐसे ही आपको और भी एनालिसिस किया जा सकता है, जैसे आपको पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर पूछा जा सकता है, वीसी बताइए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसी तरह से वीआर बताइए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आइए जरा फटाफट उसको भी देख लेते हैं। आइए बच्चों आगे देखते हैं फटाफट। फॉर वीसी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर, तो ये कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा टाइम के रिस्पेक्ट में, उसका फॉर्मूला। तो वीसी के लिए क्या था, क्यू बाय सी, क्यू स्मॉल क्यू हमको मालूम है, कैपिटल क्यू इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, बस उसको पुट कर देना है, क्यू बाय सी इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ आ जाएगा। क्यू बाय सी को ही आपको स्मॉल ये जो ईएमएफ है
ई, वो कहना है Q बाय सी, चूंकि Q बराबर C इंटू ई था, तो 1 माइनस E2 माइनस टी बाय टाउ। तो बिल्कुल उसी तरह जैसा चार्ज का आपका ग्राफ बना था वैसा ही आपका VC का भी ग्राफ बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उसी तरह से चार्ज की तरह चलेगा। एक टाउ पर आपका ये 0.63 टाइम्स ऑफ कैपिटल ई लेकर के ये आएगा EMF, ठीक ना। तो जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर होगा एक टाइम कांस्टेंट में, वो 63% ऑफ EMF ऑफ द सेल हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट भी रहता है, तो इस तरह से बता सकते हैं। उसी तरह से फिर आपका VR देखना है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टर। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस कैसे कर सकते हैं आप, एक तो कैपिटल ये वाला E माइनस VC कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो I इंटू R कर सकते हैं। तो जैसे मर्जी हो, दोनों से सेम आएगा। IR आसान पड़ेगा आपको क्योंकि I मालूम है, तो उसे देख लीजिए। तो हमने लिखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस, तो VR इज IR, I हो गया I0 e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ इंटू R, ये वाला रहेगा। तो I0 इंटू R को एक साथ रखिए और वो बन जाएगा आपका फिर से कैपिटल E और e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया वो करंट के तरह ही हो गया ग्राफ आपका। जो मैक्सिमम वैल्यू आपका क्या लेकर चलेगा, EMF E। तो शुरू में जो आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो EMF होगा वो EMF के बराबर होगा, इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF के बराबर होगा, इसलिए वहां से चलेगा और फिर आपका वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाएगा इस तरह से। और एक टाइम टाउ बीतेगा तो कितना उसमें रहेगा वैल्यू, तो 37% ऑफ EMF, ठीक है। उसी तरह से आप चाहें तो एनर्जी स्टोर इन द कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकाल सकते हैं। एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है कि अगर इस पर Q चार्ज जमा हुआ है तो Q स्क्वायर बाय 2C करके लिख सकते हैं। स्मॉल Q की वैल्यू आपको पता है, कैपिटल Q 1 माइनस E टू द पावर टी बाय टाउ माइनस में, तो वो अपना यहाँ पे रखिए, स्क्वायर करिए और इस तरह से ले सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर आपने स्मॉल t को टाउ के बराबर रखा तो फिर क्या होगा वैल्यू, आप उस हिसाब से निकाल सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपको इन्फानाइट टाइम दे दिया जाए यहाँ पे, तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो मतलब Q स्क्वायर बाय 2C, फिर वो पूरा का पूरा चार्ज आ जाएगा। ये Q क्या है, मैक्सिमम चार्ज जो यहाँ पे स्टोर सकता था कैपिटल Q। तो आप यही बात नहीं भूलेंगे, कैपिटल Q इज ऑलवेज जो मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे स्टोर हो सकता था, विच इज C इंटू कैपिटल E, EMF ऑफ द सेल, ठीक है। तो ये चीज आपको रहेगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा कि जब आपका ये करंट इसमें से फ्लो हो रहा है और यहाँ पर कौन है, रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस के थ्रू जब करंट फ्लो होता है तो ये हीटिंग इफेक्ट दिखाता है, यहाँ से हीट एनर्जी रिलीज होगी। तो उस हीट एनर्जी जो रिलीज होती है, तो वो अगर हम उसको निकालना चाहते हैं हीट एनर्जी एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो पहले टाइम के रिस्पेक्ट में देखिएगा। तो हीट रिलीज थ्रू द रेजिस्टर, तो I स्क्वायर R dt, जब आप टाइम के साथ इंटीग्रेट करेंगे तो ये dt लगाएंगे और I आपका खुद टाइम का फंक्शन है, तो आपका I बराबर I0 e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ, इसका स्क्वायर चला जाएगा और फिर R dt इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो इसमें से जो जो कांस्टेंट है I0 स्क्वायर और R, उसे बाहर ले लेंगे और e टू द पावर ये जो पावर हो गया यहाँ माइनस 2 टी बाय टाउ। और जो भी क्वेश्चन में आपको देगा टाइमिंग, वो टाइमिंग 1 सेकंड 2 सेकंड जितना भी टाउ जो भी बोलेगा यहाँ पे अपना रखेंगे और फिर इसको आराम से इंटीग्रेट करके जो भी कहेगा सॉल्व करेंगे। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज ये आ जाती है कि अगर हम कहें कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज होने के दौरान जब फुल चार्ज हो गया तब जाकर के इससे टोटल कितना हीट रिलीज हुआ, तो अगर आप उसको देखना चाहेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 से यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनाइट टाइम में ही ये टोटल चार्ज गेन करेगा। तो आइए जरा उसको एक बार सॉल्व करके देखते हैं कि टोटल हीट लॉस कितने का आता है। ऑलराइट बच्चों, देखेंगे यहाँ तो हम लोग अब निकालना चाह रहे हैं टोटल हीट लॉस थ्रू रेजिस्टर ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो जब कंप्लीट चार्ज आप इसको कर रहे हैं तो फिर रेजिस्टेंस के थ्रू टोटल हीट लॉस क्या होगा, तो यही वाला जो फॉर्मूला था I स्क्वायर R dt, इसी को आगे बढ़ाएंगे, लिमिट हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। तो ये वाला टर्म हम लोग उठा के यहाँ पे रखे हैं, I0 स्क्वायर R और ये 0 से इन्फिनिटी और e टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए एक्सपोनेंशियल वाला का जो इंटीग्रेशन होता है, तो जो भी एक्सपोनेंशियल है वही रह जाता है और t का जो कॉफिशिएंट आएगा उससे डिवाइड हो जाएगा। तो t का कॉफिशिएंट है -2 बाय टाउ, तो ये मैथमेटिक्स है, आप देख लेंगे ये सबको अप्लाइड मैथ में जाके। तो -2 बाय टाउ जो है ये आपका t का कॉफिशिएंट है, उससे डिवाइड हो जाएगा, तो -2 बाय टाउ आपका यहाँ पे रह गया और उसके बाद ये 0 से इन्फिनिटी ऐसे रह गया। अब ये वाला क्या होगा, ये वैल्यू टाउ ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, माइनस के साथ हमने यहाँ पे लिख दिया, और I0 स्क्वायर R बाय I0 स्क्वायर इंटू R, वो तो है ही। बाकी ये जो बचा e टू द पावर माइनस 2t बाय टाउ, इसमें लिमिट रखिए 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये जो भी था वैल्यू यहाँ पे I0 स्क्वायर, माइनस को हमने पहले लिख लिया, I0 स्क्वायर R टाउ बाय 2 ये रखा, और यहाँ पे रखिए इन्फिनिटी, तो t स्मॉल t इन्फिनिटी रखिएगा तो ओवरऑल बन जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, और फिर माइनस लगा के e टू द पावर स्मॉल t 0 रखिएगा तो फिर वो e टू द पावर 0 हो जाएगा। अब ये वाली वैल्यू को देखिएगा ध्यान से, I0 क्या था, बेसिकली e अपॉन R था, तो हम लोग यहाँ पे उसका स्क्वायर है तो e स्क्वायर बाय R स्क्वायर लिखेंगे, है ना। और
उसके बाद जो यहाँ पर आपका आर था ये रह गया, और टाउ था आरसी, याद रहे आपको टाउ जो था हम लोग का वो क्या था, आरसी था, तो उसको भी हम लोगों ने वहां पे लिख लिया है। अब इससे क्या हो गया कि ऊपर में 2 आर थे, नीचे में आर स्क्वायर है, कैंसिल हो गया, और ये ई स्क्वायर सी बाई 2 यहाँ पे बचा हुआ है। अब अंदर की बात देखिए, ई टू द पावर माइनस इंफिनिटी बताया अभी आपको 0 हो जाएगा, और ई टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 -1, तो 0 -1। अब ये -1 इसके साथ आ जाएगा तो +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और आपका बच गया हाफ सी ई स्क्वायर, हाफ सी स्क्वायर। तो आप याद कीजिए हाफ सी ई स्क्वायर क्या था, तो ये था आपका, इसी चीज को आप क्यू स्क्वायर बाई 2c भी लिखते थे, है ना, क्योंकि आपका सी जो आपने कैपेसिटर में आपने पढ़ा है कि जो यही क्या होती थी आपकी मैक्सिमम एनर्जी जो स्टोर होती थी, वही आपका हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर। तो भी की जगह यहाँ पर यही EMF ई काम कर रहा है, सो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज क्यू स्क्वायर बाई 2c, और क्यू बराबर जैसे लिख सकते हैं c इंटू ई, तो उस तरह से आप ये सब कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी स्क्वायर दोनों बराबर है, और आपको याद होगा कि ये क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी जो स्टोर हो सकती है आपके कैपेसिटर में, उसी की वैल्यू है। क्योंकि मैक्सिमम चार्ज जो स्टोर हो सकता था वो कैपिटल क्यू था, तो उसी के हिसाब से एनर्जी बन रही है। मैक्सिमम पोटेंशियल जो इसके क्रॉस आ सकता था वो कैपिटल ई था, तो उसी के हिसाब से एनर्जी आ रही है, तो ये मैक्सिमम एनर्जी है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जो भी आपका हीट लॉस हो सकता है मैक्सिमम, वो किसके बराबर होगा, तो जो मैक्सिमम एनर्जी कैपेसिटर स्टोर कर रहा है उसी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो भी आपका हीट लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो इसी में आपसे बस एक लाइन और पूछ लेता है, तो भाई बताओ अगर ऐसा है तो सेल ने कितना काम किया, सेल ने कितना वर्क डन किया। तो जाहिर सी बात है सेल जो होता है वो एनर्जी प्रोवाइडर होता है, तो हीट लॉस के लिए जो भी एनर्जी आ रही होगी वो कौन दे रहा होगा, वो भी सेल दे रहा होगा। और जो एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है वो भी कौन दे रहा है, रेजिस्टेंस तो दे नहीं रहा है कुछ, जो भी देना है सेल को ही देना है। तो सेल को जो है यहाँ पर भी एनर्जी देना है, यहाँ पर भी एनर्जी देना है, तो टोटल वर्क डन बाय सेल हम लोग यहीं पे लिखते हैं, टोटल वर्क डन बाय सेल जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स आपका क्यू स्क्वायर बाई 2c। इस तरह से कर सकते हैं, मतलब कि क्यू स्क्वायर बाई सी, है ना, वो दोनों के लिए करना होगा। और इसी में कभी कभी बोल देता है सो परसेंटेज एफिशिएंसी ऑफ सेल, मतलब कि आपने जो यहाँ पे स्टोरेज कितना करवाया डिवाइडेड बाय आपने टोटल कितना काम किया। तो आपने स्टोरेज करवाया क्यू स्क्वायर बाई 2c का, और आपने टोटल कितना काम किया, तो आपने क्यू स्क्वायर बाई सी काम किया। तो बेसिकली देखा जाए तो आपका हाफ होगा, और इसी में आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज आ जाएगा। कहने का मतलब 50% की एफिशिएंसी बताई जाती है सेल की, क्योंकि सेल के पास मान के चलो कि सेल ने 100 जूल का काम किया, तो क्या होगा 50 जूल इसमें स्टोर होगा, बाकी 50 जूल जो होगा हीट एनर्जी के रूप में सिस्टम से बाहर हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। सो एफिशिएंसी ऑफ द सेल ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर इज 50% ओनली। ठीक है, बाकी आधी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो ये सब थोड़ा सा जो भी फॉर्मूला इसमें निकल के आया और जो 2-3 बातें कॉन्सेप्ट्स हैं उसको थोड़ा सा याद रखिएगा, तो जगह जगह आपको काम देगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना तक ही रखेंगे, फिर जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इससे आगे की बातें जो डिस्चार्जिंग वगैरह है और फिर कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह रिलेटेड जो होंगे वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक अच्छे से कवर करके रखिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।